देखो जो आज का टॉपिक है वो फंक्शंस, ठीक है। अब फंक्शन होता है उसकी बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं। जैसे हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड इन ए सिंगल यूनिट। एक सिंगल यूनिट में ही आप उन्हें ऑर्गेनाइज कर दोगे, ग्रुप बना दोगे, ठीक है। एंड दिस ग्रुप executed then when this unit is called, मतलब उस यूनिट को जब आप कॉल करोगे तो वो सेट पूरा का पूरा आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा। मतलब हम अभी काफ़ी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, अब हमें एक टर्मिनोलॉजी या एक वे दिया गया है कि आप उन स्टेटमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके आप एक ग्रुप बना लोगे, उसे एक यूनिट में रख लोगे। जब भी आपको यूनिट चाहिए होगी आप डायरेक्टली उसे कॉल करोगे, ठीक है। अब जैसे सिंपल दो तरह के फंक्शन हमें मिलते हैं, एक तो बिल्ट इन यानी जो पहले से बने हुए, यूजर डिफाइन जो हम खुद बनाएंगे। अभी तक हमने खुद बनाने वाले सिनेरियो भी नहीं आए हैं, अभी हम बिल्ट इन ही यूज कर रहे हैं। बिल्ट इन में हमने क्या क्या यूज किया, सबसे पहले प्रिंटफ भी एक फंक्शन है, scanf भी एक फंक्शन है, getch, getch, getchar, flush। इसके अलावा कौन से फंक्शन यूज किए हमने, एक गोटू यूज किया रिसेंटली, पर वो गोटू xy है, गोटू नहीं, ठीक है। गोटू तो स्टेटमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद एक f मोड यूज किया था, याद है, mat.h का, sqrt और पाव। एक फंक्शन भी कुछ दिनों पहले भी करवाया, डिले, ठीक है, क्लियर। तो इतने फंक्शन कर चुके हैं। अब सी, अगर मैं अपने कोड को फंक्शन में ऑर्गेनाइज करूंगा मुझे फायदा है। अब तो सोचो, प्रिंटफ की डेफिनेशन हमें पता है, प्रिंटफ कैसे प्रिंट कर देता है हमें तो नहीं पता, कहीं और डिफाइन है और उससे पता नहीं कौन से प्रोग्राम में कहाँ पे इसे यूज करके कुछ एक्शन होगा। तो यानी जो सबसे पहली चीज हमें मिलती है फंक्शन में कोड को ऑर्गेनाइज करने की, वो मिलती है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। मतलब कोड को एक बार यूनिट में बना के रख लिया, अगली बार जब भी चाहिए उस यूनिट को रेफर करना। दूसरा एडवांटेज हमें मिलता है, लेट अस सपोज करो आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो जिसमें 2000 लाइन्स ऑफ कोड हो गए। अगर कोई पढ़ने बैठेगा तो क्या करेगा, पहले ऊपर से पढ़ेगा, नीचे तक चलते क्वांटिटी में पढ़ता रहेगा, तो उसे पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि स्क्रॉलिंग करेगा तो बहुत डिफिकल्टी आएगी। अगर मैं उसकी अलग अलग यूनिट्स बना के रखूं, जैसे एक यूनिट अलग जो अलग एक्शन करती है, एक यूनिट अलग जो अलग एक्शन करती है, तो यानी पहले वो क्या करेगा, अलग अलग यूनिट को समझेगा, देन उनके कंबाइंड रिजल्ट को समझ लेगा। जैसे अगर हमें कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी समझनी हो तो एक साथ नहीं बताते कंप्यूटर क्या कर सकता है, हम पहले बताते हैं इनपुट यूनिट अलग है, आउटपुट यूनिट अलग है, देन प्रोसेसिंग यूनिट अलग है, इनके कोलैबोरेशन से कंप्यूटर बनता है। तो यानी कि मॉड्यूलैरिटी लेके आने हैं आपके प्रोग्राम में, मतलब प्रोग्राम की मॉड्यूलैरिटी इंक्रीज करता है। अगर जो उसके एडवांटेज देखें, एडवांटेज में कहीं पे भी कोई टेक्निकल चीज नहीं है, जस्ट आपने जो चीज कर ली है उसे ऑर्गेनाइज करने का तरीका होता है कि आप उसे इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लो तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। अब ठीक है, हमें इतनी बात समझ में आ गई कि भाई ठीक है, हाँ अब हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ऑर्गेनाइज करने की टेक्निक क्या होगी, इसका सिंटेक्स क्या होगा। सिंटेक्स में 3 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, मतलब 3 स्टेप है टू क्रिएट अ फंक्शन। मतलब अगर आप एक फंक्शन बनाना चाहते हो तो आपके पास 3 स्टेप है, वैसे 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, पर इनिशियली हम 3 मान के चलते हैं कि 3 तो हमें करने ही पड़ेंगे किसी ना किसी में से। पहला है प्रोटोटाइपिंग ऑफ ए फंक्शन, ठीक। सेकंड, कॉलिंग ऑफ फंक्शन,
थर्ड, डिफाइन द फंक्शन। मतलब ये 3 स्टेप प्रोसेस हैं जो आपको करने पड़ेंगे। अगर आप कोई रिजल्ट लेके आना चाहते हो इससे, तो आपको टोटल इतने फंक्शन तो करने पड़ेंगे तो आपका काम चलेगा। आपको प्रोटोटाइपिंग करनी पड़ेगी, आपको कॉलिंग भी करनी पड़ेगी फंक्शन की, और आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा फंक्शन। वैसे हम एक फंक्शन हर प्रोग्राम में डिफाइन करते ही करते हैं। अपना मेन की कोई डेफिनेशन बनी नहीं है, हम उसको डिफाइन करते हैं कि हमारा मेन एक्चुअली में करेगा क्या, जो कि आपके प्रोग्राम को करते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा बहुत टेक्निकली जाके देखते हैं कि ये फॉर्म कैसे होता है। सबसे तो पहले आते हैं प्रोटोटाइपिंग में, कि प्रोटोटाइपिंग कैसे होती है। जो प्रोटोटाइपिंग करने का सिंटेक्स है वो इस तरीके से है। सबसे पहले आप लिखो रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन का नेम, उसके बाद पैरामीटर लिस्ट, उसका सेमीकोलन। ये प्रोटोटाइपिंग है, ठीक है। अब प्रोटोटाइपिंग करती है, ये कंपाइलर को एक इंडिकेशन देती है। इंडिकेशन किस बात की? कि आपके प्रोग्राम में इस नाम से एक फंक्शन यूज हो सकता है जिसके पास ये पैरामीटर लिस्ट होगी और ये रिटर्न टाइप, ठीक है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि रिटर्न टाइप क्या होता है और ये पैरामीटर लिस्ट क्या होती है। रिटर्न टाइप आप क्या दे सकते हो? एनी डेटा टाइप, आप कोई भी डेटा टाइप दे सकते हो, लाइक इंट, कैर, फ्लोट, लॉन्ग इंट, या एक स्पेशल डेटा टाइप भी है जिसे आप यूज कर सकते हो, जिसका नाम है वॉइड। और अगर आप याद करो, हम वॉइड मेन लिखते हैं, तो वॉइड मेन का मतलब कि वॉइड यहाँ पे एक डेटा टाइप को रिप्रेजेंट, पर लेकिन रिटर्न टाइप डिड नॉट इसको करते। जैसे लेट अस सपोज करो आपने एक मेन फंक्शन बनाया, मेन में कॉलिंग आ गई प्रिंटफ की। अब हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे प्रिंटफ कॉल हो गया। अब कॉल हो गया तो एक्चुअली इंटरनली हैपन क्या होगा? इंटरनली क्या होता है कि एवरी फंक्शन कॉल मेंटेन इन कॉल स्टैक, एक कॉल स्टैक में मेंटेन करेंगे। अब कॉल स्टैक में मेंटेन करने का मतलब क्या? कॉल स्टैक में मेंटेन करने का मतलब ये है, जैसे मान लो मैंने किसी को कॉल किया, उसने किसी और को कॉल किया, ठीक है। तो अब ये कैसे याद रहेगा कंप्यूटर को कि भाई किसने किसको कॉल किया? कि ऐसे तो उसको, अब कंप्यूटर को ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, तो यहाँ पे इस चीज को मेमोराइज करने के लिए कौन सा फंक्शन ने किसको कॉल किया, उसके लिए कॉल स्टैक बनती है। तो होता क्या है, जैसे ही मेन प्रिंटफ को कॉल करेगा तो इसका मतलब मेन को रुकना पड़ेगा, तो मेन क्या होगा, इस स्टैक में जाके चला जाएगा और ये कॉल स्टैक, और यहाँ लिख दिया जाएगा कि मेन, और मेन के जितनी वेरिएबल्स वेरिएबल्स हैं वो सब सेव हो जाएंगे। प्रिंटफ अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, क्योंकि जब फंक्शन कॉल होता है तो जो कॉल हुआ उसकी एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी। अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करके बैक आएगा, और बैक आके जाएगा कहाँ, इस कॉल स्टैक के पास जाएगा और देखेगा मुझे किसने कॉल किया था। तो जो स्टैक में पड़ा होगा वो फर्दर उसकी एग्जीक्यूशन अगेन स्टार्ट हो जाएगी। कई बार हम इसे लिफो भी बोलते हैं। जो लास्ट इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा। जैसे मान लो इसने प्रिंटफ है, प्रिंटफ ने फर्दर एक एक्स फंक्शन कॉल कर दिया, तो जैसे प्रिंटफ का एक्स फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या करेगा, प्रिंटफ को कॉल स्टैक में डाल देगा, और जब एक्स वापस आएगा अपना काम खत्म करके तो वो इस वाले फंक्शन को बाहर निकाल देगा। जब इसकी खत्म होगी तो इस तरीके से कॉल स्टैक मेंटेन होगी। लिफो पैटर्न समझ में आया? जैसे शादियों में प्लेटें रखी जाती हैं वो लिफो फॉर्म में रखी जाती है, जो सबसे लास्ट में रखी जाएगी वही सबसे पहले रखेगी। उस केस में इसको यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पर हमें इतना पता है, जब ये कॉल हुआ इसकी वर्किंग स्विच होगी प्रिंटफ पे, जो प्रिंटफ सेट देगा वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद ये वापस आएगा किसके पास, जिसने से कॉल किया। तो यहाँ दो फंक्शन इन्वॉल्व हैं, एक तो कॉलर फंक्शन और एक हमारा कॉल्ड फंक्शन, यानी कि दो फंक्शन इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे, एक कॉल करने वाला, एक जिसे कॉल किया गया।
जिसे कॉल किया गया वो अपनी काम खत्म हो गया, वापस कॉलर के पास आएगा, और जब वो वापस आएगा कॉलर के पास तो उसे कुछ देगा वापस। इस चीज का डिसीजन बताता है ये रिटर्न टाइप। अगर आपने ये सब लिखा तो इसका मतलब वो इस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर आपने void लिया तो इसका मतलब वो कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला। कब? जब अपनी वर्किंग खत्म करके वापस कॉलर के पास आए। इसलिए बताओ इतना फंडा माइंड में बैठता है कि किसने कॉल करना है, कॉल करके उसने वापस आना है, और इस तरीके से ये कीवर्ड फंक्शनैलिटी होनी है। अगर मान लो इफ यू आर नॉट स्पेसिफाई एनी रिटर्न टाइप, आपको रिटर्न टाइप नहीं देते, देन इन टेकन एज डिफॉल्ट, तो जो आपकी इंटीजर है वो मान ली जाएगी रिटर्न। और अगर आप कभी किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप नहीं स्पेसिफाई करोगे तो कंपाइलर की नजर में वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। क्लियर इतना? ये तो थी आपकी प्रोटोटाइपिंग। मतलब प्रोटोटाइपिंग में ये बेसिक चीज है। पैरामीटर लिस्ट क्या है वो भी हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं कि पैरामीटर लिस्ट क्या होगी। देखिए अब सेकंड स्टेप पे आते हैं कि कॉलिंग कैसे होगी। कॉलिंग एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हम कई बार कर चुके हैं। जैसे आपने सीधा फंक्शन का नाम लिखना है और इस तरीके से तो दिस इज योर कॉलिंग। कॉलिंग तो नॉर्मली जो प्रिंटफ आप लिखते हो तो एक तरह की कॉलिंग स्टेटमेंट है। तो कॉलिंग में सीधा फंक्शन का नाम लिखा और फंक्शन नेम में जो पैरेंथेसिस में लिखना है वो स्पेसिफाई। अब बात आती है डिफाइनिंग की। डिफाइनिंग और प्रोटोटाइपिंग में कुछ खासा फर्क नहीं है, ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। ठीक, जैसे लेट अस सपोज करो पहले तो रिटर्न टाइप ही लिखोगे आप वहां, फिर फंक्शन नेम लिखोगे, पैरामीटर लिस्ट लिखोगे और यहाँ पे फंक्शन बॉडी बना। दैट्स इट। इससे फंक्शन आपका डिफाइन हो जाएगा। मतलब जो स्टेटमेंट आप फंक्शन से कॉल कराना चाहते हो वो कॉल हो जाएगा। अब सीधा से प्रैक्टिकली देखना है कि हम किस तरीके से, पहले तो जस्ट सिंटैक्स पे फोकस करते हैं कि सिंटैक्स कैसा है इसका। पहले तो आपको सिंटैक्स ग्रिप होना चाहिए। फिर ये भी चीज चेक करेंगे कि कौन सी चीज ऑप्शनल है, कौन सी चीज ऑप्शनल नहीं है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, मैं एक सिंपल फंक्शन आने वाला हूं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। मैं फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड रखता हूं, नाम रखा मैसेज। ये तो होगी प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइपिंग देख के क्या समझ में आता है, मैसेज नाम का एक फंक्शन है जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक, और जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड, ठीक है।
यानी कि ये अपना सब काम खत्म करके कुछ रिटर्न नहीं करने वाला। मैंने वॉइड मेन लिया और मैंने यहाँ CRS दिया और इस मैसेज की कॉलिंग कर दी, ठीक है, ये लिख दिया। उसके डिफाइन करने हैं तो डिफाइन कर लिया मैसेज printf। ये वाली लाइन जो मैं बार बार लिखता था, मुझे लिखने में बड़ी दिक्कत होती थी। अब मैंने क्या किया, उसका एक यूनिट बना ली। जब जब मुझे लाइन चाहिए होंगी मैं सीधा अब फंक्शन को जितनी मर्जी बार कॉल करूं, चलाया, ऐसे आ गया। करना कुछ नहीं है, स्टेटमेंट वही रहनी है जो आप पीछे करते आए, तो जस्ट आपने किया क्या, एक यूनिट अलग बना के रखा। जब भी वो फंक्शनैलिटी है, वो एक्टिविटी करवानी है, डायरेक्ट उसे कॉल कर लीजिए। दैट्स इट। दिस इज अ वे जिससे हम ये डील करें। इसमें बेटा दो बार कॉल किया ना, मतलब दो बार कॉल करने का मतलब वो यहाँ पे दो बार जंप करेगा। एक बार आया, ये एक्टिविटी कर दी, फिर वापस चला गया, फिर एक बार आया, फिर एक्टिविटी कर दी। अंडरस्टूड? अब ये जो प्रोटोटाइपिंग होती है ना, ये ऑप्शनल होती है। पर कब ऑप्शनल होती है? जब आपकी कॉलिंग डेफिनेशन के बाद, जैसे अभी क्या आया है, डिफाइन यहां किया और कॉल पहले किया, तो आपको प्रोटोटाइपिंग करनी पड़ेगी। जैसे अगर मान लो मैं यहां पे आके प्रोटोटाइपिंग नहीं करता, नहीं की, एरर क्यों? मिसमैच कुछ इस तरीके से आपको शो, ठीक है। तो मतलब प्रोटोटाइपिंग एसेंशियल है कब? अगर डेफिनेशन कॉलिंग के बाद है। अगर मैं जो चीज बोल रहा हूं इसको अचीव करता हूं, यहां आया और यहीं पे मैंने इसे डिफाइन कर दिया और यहां मैंने ले लिया printf हेलो। अब मैंने क्या किया, प्रोटोटाइपिंग नहीं की, पहले डिफाइन कर दिया, सीधा डिफाइन किया पर कॉलिंग से पहले, तो अब नोट एन इशू आ जाएगा, ठीक है। अब एक सिचुएशन और लो, ये नॉर्मली कई बार इंटरव्यू लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया है। मान लो आपने प्रोटोटाइपिंग कर दी पर आप डिफाइन करना भूल गए, अब क्या? अब बीच में आपने कॉलिंग वगैरह भी कर दी, कोई एरर नहीं आ सकती, डेफिनेशन ही नहीं। तो देखते हैं कंपाइलर सेटिस्फाइड। रीजन, जब आपकी प्रोटोटाइपिंग हो जाती है तो कंपाइलर को इंडिकेशन मिल गया कि इस तरह का फंक्शन होगा, तो यहाँ पे कंपाइल टाइम पे डेफिनेशन चेक नहीं करता, लेकिन जब रन करेगा तब तो चेक करेगा। और रन करते हुए आपको एरर आ जाएगी, लिंकिंग एरर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब उसने चलाने स्टार्ट किया तो उसे चलाते हुए जब लिंक करना चाहा उसने इस फंक्शन से, फंक्शन की डेफिनेशन मिली नहीं, तो इसलिए एरर। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। ये तो था एक सिंपल फंक्शन बनाना। अब हम आते हैं कुछ एक्टिविटी करवाते हैं। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया सम नाम का, ठीक, इसमें मैंने 3 वेरिएबल लिए, हमने दोनों का सम किया और यहाँ प्रिंटफ करवा दिया सम। ये लिखो, पर्सन यहाँ आता है, सम को डायरेक्ट कॉल कर, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, सीधी फंक्शनैलिटी मिल जाएगी, चलाया सम 2 2 3 आ, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को ऐसे सोचो कि तुम किसी और के लिए फंक्शन बनाओ, जैसे प्रिंटफ हमने खुद नहीं बनाया, किसी ने हमें बना के दिया तभी यूज कर रहे हैं। तो हम इस एस्पेक्ट से सोचते हैं कि 2 तरह के डेवलपर होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग में, एक तो वो जो दूसरों के लिखे हुए कोड को यूज करते हैं, ठीक है।
अभी तक हम यही कर रहे थे कि प्रिंट टाइप बना हुआ है, डायरेक्टली से यूज कर रहे हैं, उसे ऑर्गेनाइज कर। अब मैं चाहता हूं कि जो मैं अब लोगों को फंक्शन बना के दूं, तो मैंने लोगों को एक फंक्शन बना के दे दिया सम नाम। अब ये सम नाम का फंक्शन तो ठीक है, पर ये गड़बड़ कर रहा है। गड़बड़ क्या कर रहा है, ये आउटपुट को डिसाइड कर रहा है। इट मींस अगर 10 लोग इसे यूज करते हैं तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, हर 10 के 10 लोगों को एक ही तरह की आउटपुट आने वाली है, सम और सम की वैल्यू। तो मैं चाहता हूं कि यार ये बड़ी गड़बड़ वाली बात है। मैं चाहता हूं फंक्शन कुछ ऐसा बने कि जो वो एक्टिविटी करे, फंक्शनैलिटी करे, रिटर्न कर दे आपको उसकी वैल्यू, मतलब सोल्व करके वो वैल्यू आपको रिटर्न कर दे। तब कंसेप्ट ओरिजिनेट होता है कि रिटर्न टाइप कोई डेटा टाइप रखी। तो मैं क्या करता हूं, इस फंक्शन में थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैं कहता हूं कि इंटीजर सम 2 बना लो, वही सेम 3 वेरिएबल, वही सेम वैल्यूज, और पर यहां पे मैं लिख दिया रिटर्न सी। ये अपना काम खत्म होने के बाद जो वैल्यू है वो सी रिटर्न कर दे जिसने बी से कॉल किया। मैं यहां पे एक आंसर लेता हूं और यहां लिखता हूं आंसर इज इक्वल टू सम 2। सम 2 चलेगा, जो उसका आंसर है वो इसको मिल जाएगा आंसर नाम के वेरिएबल। फिर अब उसकी चॉइस है जिसने कॉल किया कि वो कैसा मैसेज देना चाहता है। तूने दी सम लिख दिया और आंसर शो कर दिया। यानी हम मैसेज मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस फंक्शन को आप ऐसे भी कॉल कर सकते हो, द सम ऑफ 2 नंबर, और आप सीधा कॉल कर लो सम 2। अब सम 2 वैल्यू इंटीजर देगा, इंटीजर इस परसेंट डी में इफेक्ट हो जाएगा। चलाया, कैसे चल रहा है, मतलब अब यूजर के पास थोड़ी पावर आ गई है जो उसे कॉल कर रहा है कि भाई जो वो वैल्यू देगा उसके अंदर उस वैल्यू को कुछ भी करना चाहे अपने हिसाब से कर सकते। अब एक और सिचुएशन सोचो, तुम कहीं पे सर्विस कराने गए बाइक और तुमने भैया को कहा कि भैया सर्विस हो। अब भैया क्या करेंगे, अपने हिसाब से जो करना वो कर देंगे। मीन्स आप फंक्शनैलिटी कॉल कर रहे हो पर आपको ये कंट्रोल नहीं है कि वो किस तरह से सर्विस करेगा। पर अगर इस सिनेरियो को थोड़ा सा बदलें, तुम वहां जाओ और कहो कि भैया इसकी ना ब्रेक के लूज है, इसका ऑयल चेंज कर देना, ये आवाज करती है। मतलब अब तुम क्या कर रहे हो, सर्विस को कॉल तो कर रहे हो पर विद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हो, थोड़ा कंट्रोल बने। अब यहाँ पे सिचुएशन पहली वाली है, आप कॉल करते हो, आपके कॉलर पे ये भी नहीं पता जो 2 नंबर का सम हो रहा है वो किन का सम हो क्या है, वो बस 2 सम आ जाता है। उसके बाद अब ये भी नहीं पता 2 2 3 जो आ रहा है वो किसके कॉम्बिनेशन से आ रहे हैं, वो 2 नंबर क्या था। तो उस रीजन से मैं एक ऐसा फंक्शन चाहता हूं जिसमें कॉलर जब कॉल करे तो कुछ सप्लाई करे, और जब वो सप्लाई करेगा, जैसे हम यहाँ आए तो हम ये उनसे कहा जाता है पैरामीटर। आप बताओगे ये 2 वैल्यू पास करेगा इंटीजर टाइप की, और वो दोनों वैल्यूज एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल ए में स्टोर हो जाएगी और एक बी में स्टोर हो जाएगी। फिर वो अपना काम इन दोनों की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। अब जब आप इसे कॉल करोगे तो कॉल करते हुए आंसर इज इक्वल टू सम 3, आप इस तरीके से 2 वैल्यू सप्लाई करो, फिर उसके बाद आंसर शो कर दो। यानी अब जो सम आएगा उसका आइडिया उसको है कि किन 2 सम का सम। ये और भी जनरल हो गया। लेट अस सपोज करो SQRT नाम का फंक्शन है, अगर मान लो उसमें पैरामीटर ना होता, आप सीधा कॉल करते हैं और वो आपको स्क्वायर रूट निकाल के दे देता। किसका निकाला स्क्वायर रूट? और अब क्या होता है, वो बना कैसे है, आपसे एक आर्गुमेंट लेता है, आप नंबर डालते हो, जो नंबर डालते हो उसका निकाल के देते हो। पैरामीटर का फंडा समझ में आया क्यों करते हैं। मान लो आप कोई ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हो या आप एक ऐसा यूनिट ऑफ कोड बनाना चाहते हो जहां इसकी रिक्वायरमेंट, जैसे लेट अस सपोज कर लो कोई तुम्हें कहे एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो ये चेक करके बताए कि ये इवन है या ओड, तो कैसे बनाओ? तो देखो ये बनाते हैं। मैं क्या करता हूं, एक तरीका है ये वाले बनाने का, मैं वॉइड रिटर्न टाइप ले लेता हूं। ठीक, मैं ले लिया चेक इवन, तो मैं कहता हूं एक नंबर को इनपुट कर। अब नम क्यों डलवाया,
अगर आप पैरामीटर नहीं डलवाओगे तो किसको चेक कर रहे हैं? अब वो खुद थोड़ी इनपुट करेगा, जनरल बनाना है तो पैरामीटर डलवा दिया, चेक करवाया इफ num मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, printf इवन नंबर, else printf odd नंबर, आपने डाल दिया, यहाँ लिया वाइड में एक इंटीजर नम लिया, यहाँ डाला, इसको इनपुट कराने का कोड लिखना है तो लिखा printf एंटर एनी नंबर, और यहाँ डाल दिया चेक इवन, चलाया इवन नंबर लिखा आ गया, इतने में सुनता CLR SCR ऊपर ही सुनिए वो शॉर्ट करेगा। क्या कह रहे? CLR SCR ऊपर जो printf कराया वो शॉर्ट करेगा। वो जो कॉल होगा तब वो शॉर्ट होगा। स्टेटमेंट कैसे कॉल होगी? पहले ये चला क्लियर स्क्रीन, फिर एंटर एनी नंबर, तो उसे कैसे क्लियर करते हैं? अभी तो प्रिंट ही नहीं हुआ। स्टेपिंग देखो ना, पहले ये चला क्लियर स्क्रीन, जो स्क्रीन पे क्लियर होगा उसका एंटर एनी नंबर आया, फ्री आया, अब क्लियर स्क्रीन फिर दोबारा कॉल होगा दूसरी क्लियर करें। नहीं मेरा इवन नंबर कैसे आ रहा है? तभी ये कोड तब तक नहीं चलेगा जब ये, अब ये थोड़ी कि यहाँ से एग्जीक्यूशन पूरी स्टार्ट होती है, स्टार्ट कहाँ से होगी? मेन से। तो ये तो जब चलेगा तब क्लियर करेगा ना, वो चला ही नहीं है। ये चलेगा कब? जहां आपने इसकी कॉलिंग स्टेटमेंट लिखी, ये यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। अगर मान लो किसी को इवन नंबर किसी और पर्पस से देखना हो, ये तो यही बता रहा है, मैसेज दिखा रहा है ना ये इवन नंबर है ये नहीं है, पर कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कोई क्वेश्चन करना है, जैसे लेट अस वर्क करना, हमने क्वेश्चन किया था इवन नंबर एक सीरीज है हमारे पास, उसमें से इवन नंबर हटाओ, तो वहां मैसेज थोड़ी दिखाना है कि इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर, हमें तो वहां चेक करवाना है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बदलता हूं। कैसे? लिख सकते थे, उसके लिए पहले क्या करते? प्रोटोटाइपिंग करते, कॉलिंग करते, फिर डेफिनेशन करते। एक स्टेप कम करने के लिए मैं प्रोटोटाइपिंग स्किप करने के लिए करूंगा, लेकिन एक हमेशा याद रखो हमारा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होगा, तो जो भी तुमने आउटपुट सोचनी है वो कहां से सोचनी स्टार्ट करनी है? मेन से। और ये तब चलेगा जब कोई कॉल करे। अब इसको जनरल बनाने के लिए मैं कहता हूं इंटीजर रिटर्न टाइप ले, इसका नाम रखा है चेक इवन 2 इंटीजर नम, और यहां मैं लिखा इफ नम मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये रिटर्न कर दे 1, और हमें पता है हमारी यहाँ प्रोग्रामिंग में 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू, ठीक, और रिटर्न 0 कर दे false। अब ये जनरल बन गया, यानी अगर किसी को कोई मैसेज दिखाना पड़े या कुछ करना पड़े तो वैसे कॉल करेगा चेक इवन 2 नम पास कर दिया। मुझे पता है वहां से या तो 1 आएगा या 0 आएगा, 1 आएगा तो हम डिस्प्ले कर देंगे इवन नंबर। वैसे मैं मैसेज इवन नंबर ही दिखा रहा हूं, लेकिन जो चीज समझानी है वो ये कि दोनों में एक सिमिलरिटी है। ये चलाया कंपाउंड स्टेटमेंट में से तो दोनों फंक्शनैलिटी के का डिफरेंस समझ में आया कि डिफरेंस क्या है? एक जस्ट इंडिकेशन देगा, ट्रू फॉल्स में टर्म में बात करेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, इतना क्लियर होता है, ठीक है। अब उसके बाद एक कांसेप्ट और आता है पैरामीटर पासिंग में। दे आर टू वेज टू पासिंग ए पैरामीटर, ठीक है, जिसे हम कल करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैं कहता हूं मुझे एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें मैं एक नंबर दूं, उसका सम ऑफ डिजिट निकालो। लॉजिक पता है, ठीक है। तो मुझे बनाना क्या है? फंक्शन, ठीक है। तो एक फंक्शन बनाने की एक और स्ट्रेटजी है, आप क्या करो, जितने फंक्शन है उन्हें अलग जगह बना लो। जैसे मैं यहां आया और मैंने यहां खाली एक फंक्शन बनाया सम ऑफ डिजिट इंटीजर नंबर, यहां पे एक इंटीजर सम लिया इज इक्वल टू 0। कब तक चले लूप? जब तक नम ग्रेटर देन 0, ठीक। तो ये क्या करे?
सम इज इक्वल टू सम प्लस नम मॉडुलस 10, नम की वैल्यू को मैनिपुलेट कर दें, उसके बाद रिटर्न सम कर दें। इसमें मैंने मेन फंक्शन नहीं बनाया। अब मैं पता है कर रहा हूँ, जितने मेरे फंक्शन होंगे ना उसे मैं अलग फाइल में रखूंगा, जितने भी नंबर, मतलब ये कोड मॉडुलैरिटी का कंसेप्ट बता रहा हूँ। आपने एक जगह लिख दिया, आपने एक नया प्रोग्राम बनाया f2 enemy 92. ठीक, वाइड मेन लिया, नम और आंसर मैंने कहा printf एंटर एनी नंबर, आंसर इज इक्वल टू सम ऑफ डिजिट, कॉल कर लिया मैंने, ठीक, उसका printf द सम ऑफ डिजिट ऑफ %d r इज ये लिख, कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, रन किया, एरर डेफिनेशन नहीं मिली। मुझे पता है इसकी डेफिनेशन क्या है, मेरी NME 91.c में, तो मैं कहता हूं यार उसकी डेफिनेशन मेरे प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाए। इंक्लूड में ये कहते हैं ना, किसी फाइल के कंटेंट को इंक्लूड कर लेते हैं, उसको यूज कर रहा हूं मैं। चलाया, एंटर किया, कह रहा कि भाई इस फाइल को ओपन नहीं कर पा रहा इंक्लूड करने के लिए। अब इसका रीजन क्या है? रीजन बड़ा सिंपल है, आप इंक्लूड में जाओ, कंट्रोल F1 प्रेस कर दो, ठीक है, यानी ये सिलेक्टेड होना चाहिए, तो इसकी हेल्प आ जाएगी। इंक्लूड करने के दो तरीके हैं, डबल कोट से इंक्लूड करो, एंगुलर ब्रैकेट से इंक्लूड करो। अगर आप डबल कोट से आते हो तो ये सर्च करता है प्रोग्राम का सोर्स पाथ, फिर इंक्लूडेड पाथ। ये कभी भी सोर्स डायरेक्टरी में सर्च नहीं करता। सोर्स डायरेक्टरी का मतलब जहां पे आपका करंटली प्रोग्राम सेव है, वो वहीं पे ढूंढेगा कि यहाँ पे ये फाइल पड़ी कि नहीं पड़ी। तो ये तो ढूंढता है पर ये नहीं ढूंढता, तो इसलिए से मिल नहीं रही। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एंगुलर ब्रैकेट की जगह डबल कोट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। पर बात आती है कि इंक्लूडेड पाथ क्या होगा। अगर मैं यहाँ ऑप्शंस में जाऊँ, देयर इज ऑप्शन डायरेक्टरीज, यहाँ जो आप पाथ लिखते हो ना इसे इंक्लूडेड पाथ बोलते हैं, कि जो आपने डायरेक्टरी के पाथ दिए ये उसमें ढूंढेगा। चलाया, अब कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, रन भी हो गया, सम भी करते हैं। तो आप अपने फंक्शन को बनाने का बेनिफिट ये होगा कि आपका प्रोग्राम अब ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप चीजें अलग अलग डिफाइन करने बैठते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है बुक के अंदर जिसमें जो जितने तुमने लॉजिक किए हैं अभी तक वही लॉजिक, या उन क्वेश्चन को भी छोड़ दो, जितने प्रोग्राम तुमने अभी तक किए उनको फंक्शन में बना। जैसे हमने सम ऑफ डिजिट किया था, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट किया था, वो जितने भी ऐसे किए, चेक प्राइम नंबर, ठीक है, फिबोनाची सीरीज, जितने भी किए हैं वो सारे इसमें कर। लॉजिक तुम्हारे पास है, बस इसमें ऑर्गेनाइज करने का पैटर्न लर्न करो कि वो लॉजिक यहाँ फिट करो। जैसे मैंने वो वाला लॉजिक यहाँ पे सीधा फिट कर दिया ना, इस तरीके से। अंडरस्टूड। और चैलेंजेस दो आएंगे कि रिटर्न टाइप क्या है और पैरामीटर क्या है। मान लो फिबोनाची जनरेट कर दी तो कुछ रिटर्न होगा, क्यों रिटर्न होगा, तो एक सीरीज है और पूरी की पूरी सीरीज कैसे रिटर्न कर रहा होगा, यानी वो तो नहीं चलेगा। फिर क्या करेंगे हम, बता, इसकी रिटर्न टाइप कर दी वॉइड, पैरामीटर होगा इसमें फिबोनाची में, एक हो सकता है नंबर ऑफ टर्म्स, यूजर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स मांगना चाहता है, ठीक है, वो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। या ये कह सकते हो रेंज बता दे, 100 तक के लेके आने या 110 तक के लेके आने, ठीक है। तो आज इतना करना है, तो ये एक बार इसकी सेटिंग करके 2-3 तुम्हारे पास जो लॉजिक्स हैं वो बना सकते, ठीक, ये कर